नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। अम्बेडकर नगर में मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि सभी सीएससी और पीएचसी में जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आशाओं को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में विदेश से आने वालों पर पैनी निगाह रखें और यदि कोई भी संक्रमित नजर आए तो तत्काल उसकी जाँच कराएं। मंकी पॉक्स को लेकर जिले के सभी 10 सीएससी और 29 पीएचसी के प्रभारियों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता के साथ ही विदेश से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ कार्यालय से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी आशा बहुएं अपने अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण करें और ये जानकारी हासिल करें कि कोई व्यक्ति विदेश से तो नहीं आया है और यदि ऐसा कोई मिले तो ये देखें कि उसमें मंकी पॉक्स के लक्षण तो नहीं है। और सभी सीएससी और पीएचसी प्रभारियों से कहा गया है कि यदि कोई संक्रमित पाए तो तत्काल उसकी जाँच कराएं और सीएमओ कार्यालय के अनुसार जिला अस्पताल में शीघ्र ही 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड की स्थापना कर दी जाएगी। इन सबके बीच राहत की खबर ये है कि अभी तक जिले में इस रोग का कोई भी संक्रमित नहीं है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश वर्मा का कहना है कि तेज बुखार, सिर और पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, लसिका ग्रंथ में सूजन होना मंकी पॉक्स के लक्षण है और किसी भी जानवर के काटने और खरोच से ये रोग फैलता है। जंगली जानवर का मांस खाने से भी ये रोग फैलने का डर बना रहता है। जानवरों के शरीर पर किसी प्रकार के घाव के संपर्क में आने से भी रोग फैलता है और इससे बचने के लिए सफाई पर खास ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े आदि का प्रयोग भी न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। गुजरात में भारी बारिश के कारण भादर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे पोरबंदर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के कई अलग अलग क्षेत्रों में भी जल भराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार को बारिश में कुछ कमी जरूर नजर आई, लेकिन नदियों के उफान पर होने से राज्य के कस्बों और गाँव में जल भराव की समस्या बनी हुई है। राज्य आपात अभियान केंद्र के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर ही 15 से 26 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई है, जबकि अन्य हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। गिर सोमनाथ, देवभूमि, द्वारका और बनासकांठा के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि कच्छ क्षेत्र के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और कच्छ के मुंद्रा तालुका और अन्य क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने कच्छ के मांडवी, भुज और अंजार क्षेत्र में अस्थायी घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। बड़ोदरा शहर, जहाँ विश्वामित्री नदी के उफान के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार नदी का जलस्तर 23.16 फुट पर आ गया है, जो पहले खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोगों में से कई अपने घरों को लौट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा के उम्मीदवारों के सूची जारी होने से पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से ही उम्मीदवार रहने के संकेत दिए हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि चिंता मत करें, मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। वो शुक्रवार को करनाल विधानसभा क्षेत्र में हुई भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में भी शामिल हुए थे। शहर के विभिन्न मार्गों से यात्रा के गुजरते हुए सीएम ने जनता का अभिवादन भी किया और पत्रकारों ने बातचीत के दौरान जब सीएम से पूछा कि आप करनाल छोड़कर लांडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। आपसे किसने कहा है? इस पर जब पत्रकारों ने कहा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने ये दावा किया है, तो सीएम ने जवाब दिया कि वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्हें जानकारी मेरे से ज्यादा है, पर मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, आप चिंता न करें। जिन दावेदारों ने चुनाव के लिए बायोडाटा दिया था, उसे सूचीबद्ध करके केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है और अगला निर्णय उनका है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्रत्याशी नहीं केवल कमल का निशान देखें। सीएम ने कहा कि मैं करनाल के लोगों को प्यार करता हूं, उनका आशीर्वाद है, उनका भरपूर सहयोग है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आगे भी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। रोड शो में जोश और उत्साह देखने को मिला। इससे मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई पर सीएम ने कहा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं वो फंसते हैं, ये मामला पुराना है, ईडी ने अपना काम किया है। पंजाब के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान के कंगना रनौत पर दिए बयान पर कहा कि वो भाषा में मर्यादा रखें, वो बड़े नेता हैं, उनसे आग्रह है कि सही भाषा का चयन करें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा
दौरे पर सीएम ने कहा कि उनके कार्यक्रम की अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन हम उनका स्वागत करेंगे। उनके प्रदेश में कार्यक्रम जरूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज। की हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को और छू सके। हुड्डा की प्रॉपर्टी सीज हुई है, जो पिछले दिनों ईडी ने कार्रवाई की थी हुड्डा और उनकी सहयोगी जो कंपनियां थी। नहीं, देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं, ये तो ईडी काम कर रही है। हमें इसका मालूम नहीं है लंबे समय से, क्योंकि ये केस चल रहा है और माननीय कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। जो ही कोर्ट का अपना दिशा निर्देश होता है वैसा कार्रवाई होती है। सर, करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा? कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथ ना हो जाए। करनाल से नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव। किसने कहा है? अच्छा, एक नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में सपा मुखिया अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। बता दें कि अखिलेश यादव जिस गाड़ी में बैठे थे, उसी गाड़ी के सामने आपस में ही सपा समर्थक भिड़ गए और एक झलक देखने के लिए आपस में समर्थक भिड़ गए। अखिलेश यादव के सामने ही लात घुसे चलने लगे और दोनों समर्थक एक दूसरे को पीटने भी लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर को लेकर आ रहे MI-17 से छटक हेलीकॉप्टर केदारनाथ की पहाड़ियों से होकर मंदाकिनी नदी में समा गया और घटना का ये दृश्य देख लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस क्षतिग्रस्त हेली के सभी जरूरी पार्ट पहले ही निकाल दिए गए थे। आपको बता दें कि इस साल यात्रा के शुरुआत में 24 मई को केदारनाथ धाम में क्रिस्टल हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण हेलीपैड से 100 मीटर पहले इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे। हालांकि हादसे में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और यह हेलीकॉप्टर तब से केदारनाथ धाम में क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा था और आज सुबह क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर का MI-17 से रेस्क्यू किया जा रहा था और इस दौरान कुछ दूर पहुंचने पर सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 से छटक क्रिस्टल हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से होकर मंदाकिनी नदी में समा गया और जिसने भी ये घटना देखी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बताया जा रहा है कि इस खराब हेली के सभी जरूरी पार्ट पहले ही निकाल दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बता दें कि हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर गौर करें तो पता चला कि चिराग पासवान लगभग मुद्दों पर सरकार पर असहमति जताते नजर आ रहे हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री का विरोध हो, जाति जनगणना या SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध। चिराग ने हर मुद्दों पर सरकार से असहमति दिखाई है और विपक्ष की तरह अपनी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि इधर चिराग ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी अपना स्टैंड लगभग विपक्ष जैसा रखा और चिराग तो यहाँ तक कहने लगे कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी और इससे पहले वो आरक्षण पर सरकार के स्टैंड के खिलाफ खड़े थे और उन्होंने विपक्ष के भारत बंद का समर्थन भी किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी बीजेपी के सहयोगी अन्य दल से चिराग अलग अंदाज में नजर आए और अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग के इस चाल से बीजेपी नाराज चल रही है और चिराग के केंद्र सरकार से अलग राय रखने को लेकर बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए चिराग शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और इससे पहले चिराग के चाचा पशुपति पारस ने भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की थी। चिराग ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा की और साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा प्यार अटूट है और जब तक वो प्रधानमंत्री है उनसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी NDA का एक हिस्सा है। वो खुद नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और इसके बावजूद तकरीबन 3 महीने के NDA सरकार के कार्यकाल में चिराग पासवान के बयान से नहीं लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं।
और जिन दिनों उनकी पार्टी में टूट पड़ गई थी और वो अकेले पड़ गए थे, तब वो खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थकते नहीं थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी उन्हें काफी लाड दुलार देते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों का एनडीए के स्टैंड पर ही चिराग मुंह मोड़ ले रहे हैं और एनडीए में रहते हुए उनकी भूमिका विपक्ष जैसी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ग्राउंड जीरो पर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार मैकुलाल इंटर कॉलेज पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस समारोह का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष संविधान, संवैधानिक मूल्यों और अधिक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभरते भारत की यात्रा है। पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहा है, इसलिए इस अवसर पर भी गर्व और प्रेरणा भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल के काले दिनों में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखा। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी कि सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। संपत्ति की जानकारी न देने वाले पुलिस कर्मियों का अब वेतन रोका जाएगा। बता दें कि आज उन सभी पुलिस कर्मियों के लिए आखिरी मौका है जो अब तक अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दे पाए हैं। यदि आज संपत्ति की जानकारी नहीं दी गई तो ऐसे पुलिस कर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा और ये नियम सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी रैंकों के पुलिस कर्मियों पर लागू होगा। और प्रशासन ने इसे अनिवार्य करते हुए चेतावनी दी है कि समय सीमा के भीतर सूचना न देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। रांची में हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो से निष्कासित नेता लोबिन हेम्ब्रम ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम को इस साल की शुरुआत में जेएमएम से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था और इसके अलावा झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी इस साल की शुरुआत में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। वहीं झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसे झामुमो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले चंपई सोरेन और अब लोबिन हेम्ब्रम ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और जिससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। इस मौके पर झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी ज्वाइन करने पर लोबिन को बधाई दी और उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता पूर्व विधायक लोबिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में निष्ठा व्यक्त करते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और भाजपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वहीं इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कल चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाकर उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए, इसलिए मैं सुबह आया और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैंने चंपई सोरेन को असम में आमंत्रित किया है। इन्होंने बताने का काम किया है कि कैसे राज्य का विकास होता है। अल्प समय में इन्होंने भी काम किया है। चंपई सोरेन जी है, अपने आदरणीय अध्यक्ष जी, सदस्यता का जो हमारा फॉर्म होता है, फॉर्म को भरवा करके सदस्यता ग्रहण कराए। आपका अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का,
तो रुक करते हैं खबर की ओर। पुराने लखनऊ में औरत भीख मांगने के बहाने घरों में चोरी कर रही है। बता दें कि एक महिला 3 बच्चों के साथ पुराने लखनऊ में भीख मांगने के बहाने चोरी करती है और औरत का गिरोह कई वारदात करने की वजह से पुराने लखनऊ में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ये महिला और बच्चे घर का गेट खुला देखकर घुस जाते हैं और ये औरत हाल ही में शीश महल मेहताब बाग चौक में कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज शीश महल मेहताब बाग का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। देश भर में मानसून का दौर अब खत्म होने को है, लेकिन अपने अंतिम दिनों में मानसून कई राज्यों में आफत बनकर बरस रहा है। गुजरात में सबसे बुरा हाल है। बता दें कि गुजरात के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 1 सितंबर को कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्य शामिल हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में अगस्त में खूब बारिश के बाद अब सितंबर में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मौसम विभाग ने दिन में दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रह सकता है और इसके बाद 2 और 3 सितंबर को बादल छाए रहने की आशंका है। बता दें कि दोनों दिन येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। आने वाले 3 से 4 दिनों में कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने कल कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है और इसके अगले दिन यानी कि 2 सितंबर को भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 4 सितंबर से बारिश की एक्टिविटी और भी बढ़ सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद 72 सड़कों को बंद कर दिया गया है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। राज्य आपात अभियान केंद्र के अनुसार जिन 72 सड़कों को बंद किया गया है उनमें 35 शिमला में, 15 मंडी में, 9 कुल्लू में और 1 ऊना, सिरमौर, लाहौल और स्पीति जिलों में है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर को राज्य में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि यूपी के कई जिलों में बारिश करने के लिए मानसून तैयार है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। हालांकि अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन कई जिलों में कल मौसम साफ रहेगा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। राजधानी लखनऊ में G20 रोड का सेफ्टी ऑडिट LDA कराएगा। IT और लोक बंधु चौराहे की रीमॉडलिंग होगी। LDA VC ने अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए। बता दें कि LDA मुख्य चौराहों का चौड़ीकरण भी कराएगा। अवरोध बने ट्रैफिक सिग्नल को शिफ्ट कराया जाएगा और इसके साथ ही लोक बंधु चौराहे से अतिक्रमण भी हटवाया जाएगा। बता दें कि G20 रोड पर सेफ्टी फीचर्स को बेहतर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। राजधानी लखनऊ में 31 अगस्त को 73वें विमुक्त जाति दिवस पर कार्यक्रम होंगे। IGBP में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को CM योगी सम्मानित करेंगे और व्यापार स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्कृष्ट उद्यमी भी सम्मानित होंगे। राज्य मंत्री असीम अरुण नरेंद्र कश्यप भी शामिल होंगे और कार्यक्रम दोपहर 1 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। राजधानी लखनऊ में मल्टी लेवल पार्किंग पर बिजली विभाग का हंटर चला और बिजली विभाग ने मल्टी लेवल पार्किंग की बिजली काटी। बता दें कि लाखों रुपए बकाए होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया गया। वहीं बिजली विभाग ने कई पार्किंगों पर भी कार्रवाई की। हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग की बिजली काट दी गई। बता दें कि हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग पर 21 लाख बकाया है और मल्टी लेवल पार्किंग को नगर निगम संचालित करता है और नगर निगम ने सालों से बिजली का बिल नहीं भरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक पीपुल्स एक्शन पार्टी को चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि DPAP के 4 प्रमुख प्रत्याशियों ने पार्टी को छोड़ दिया है और चुनावी मैदान से अपना नाम वापस ले लिया और इस घटनाक्रम ने पार्टी की चुनावी रणनीति और संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इन प्रत्याशियों के छोड़ने का कारण आंतरिक मतभेद और पार्टी की रणनीति से असहमति बताया जा रहा है और इससे गुलाम नबी आजाद को चुनावी अभियान को पुनः संगठित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और यह स्थिति DPAP के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई है, क्योंकि पार्टी अब इन खाली सीटों पर नए प्रत्याशियों की खोज और समर्थन जुटाने की दिशा में काम करेगी। DPAP के इन प्रत्याशियों के हटने का कारण पार्टी के अंदरूनी मतभेद और नेतृत्व से असंतोष बताया जा रहा है।
गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, को अब पार्टी के अंदर असंतोष का सामना करना पड़ रहा है और ये घटनाक्रम डीपीएपी की चुनावी रणनीति और संभावनाओं पर नकारात्मक असर डाल सकता है। बता दें कि इन प्रत्याशियों के हटने से पार्टी के चुनावी अभियान पर भी प्रभाव पड़ा है और पार्टी को अब इन सीटों पर नए उम्मीदवारों की तलाश करनी होगी और चुनावी मैदान में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी और इससे पार्टी को समय और संसाधनों की हानि हो सकती है, जो चुनाव के इस महत्वपूर्ण समय में बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाम नबी आजाद ने इस मामले पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो जल्द ही इस स्थिति पर काबू पाने और पार्टी को फिर से संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलों को संभालने के लिए उन्हें अब कड़ी मेहनत करनी होगी। डीपीएपी के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है और गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में पार्टी को इन चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा और अब देखना ये होगा कि डीपीएपी इस संकट से कैसे निपटती है और चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत के खिलाफ एक नए यौन उत्पीड़न मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बता दें कि इस बार एक अभिनेता ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और केरल पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी है। पिछले कुछ समय में बंगाली अभिनेत्री ने भी रंजीत पर गलत बर्ताव का आरोप लगाया था और इस घटनाक्रम के बाद रंजीत ने रविवार को केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। रंजीत के इस्तीफे के बाद कई लोग ये मान रहे थे कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन नए आरोप के सामने आने से स्थिति और भी जटिल हो गई है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। रंजीत, जो कि मलयालम सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं और अब खुद को एक गंभीर कानूनी संकट में घिरा पा रहे हैं, उनके खिलाफ लगे इन आरोपों ने उनके करियर और प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है, जबकि कुछ ने पीड़ितों के समर्थन में आवाज भी उठाई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और रंजीत पर लगे आरोपों का सच क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को लखनऊ, मदुरै को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली 3 नई वंदे भारत ट्रेन को शनिवार को हरी झंडी दिखाई और पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों का तेजी से विकास महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि से दक्षिणी राज्यों में रेल परिवहन मजबूत हुआ है और अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार हो रहा है। पीएम ने आगे कहा कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रेलवे को दिया गया है और पुरानी छवि से निकलने के लिए रेलवे को हाईटेक सर्विस से जोड़ा जा रहा है। अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार हो रहा है और पीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन स्लीपर भी होने वाली है और महानगर में सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है। जल्द ही वंदे मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। अमृत भारत से स्टेशनों की छवि बदल रही है और शहरों की पहचान भी हो रही है। छोटे से छोटे स्टेशन को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। नई वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में लोगों को स्पीड और आराम के साथ यात्रा करने के लिए विश्वस्तरीय साधन उपलब्ध कराएगी। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में लगभग 1 घंटे पहले पहुंचाएगी और इसी तरह चेन्नई, एगमोर, नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे से अधिक समय और मदुरै, बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन से करीब 1.5 घंटे का समय बचेगा और भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक रेल यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। वंदे भारत ट्रेनों में तेज गति और 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की सेमी हाई स्पीड संचालन होता है और इसमें टकराव रोधी उपकरण कवच लगा हुआ है और स्वचालित प्लग दरवाजों के साथ यात्रियों की मुक्त आवाजाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर।
बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी कम होने के साथ वडोदरा में स्थिति सामान्य हो रही है। बता दें कि गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के कारण विश्वामित्री नदी के उफान पर होने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन अब शहर के अधिकांश हिस्सों से पानी अब कम होने लगा है और लोग आसानी से आवागमन कर सकते हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी दी। बता दें कि वडोदरा नगर निगम ने एक विज्ञप्ति में कहा कि शहर से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी अपने उच्चतम स्तर 37 फुट पर बह रही थी, लेकिन अब ये 31 फुट पर बह रही है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने वर्तमान स्थिति और जारी राहत कार्यों की समीक्षा के लिए शहर का दौरा किया, क्योंकि कुछ इलाकों में अभी भी जल भराव है और बिजली आपूर्ति बाधित है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 4 दिनों में गुजरात में बारिश से संबंधित घटनाओं में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 17,800 लोगों को निकाल लिया गया। भारी बारिश और अजवा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण मंगलवार सुबह विश्वामित्री नदी खतरे के निशान को पार कर गई और बुधवार को इस नदी का जलस्तर 37 फुट के निशान को छू गया। इसके साथ ही नदी के किनारे टूटने से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सांघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्थिति का जायजा लेने के लिए शाम को शहर का दौरा करेंगे और कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद हमने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पंपिंग स्टेशन शुरू कर दिया है और बिजली फीडर और ट्रांसफार्मर चालू कर दिए, जिन्हें एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था, और हमने शहर में बिजली बहाल करने के लिए 50 टीम तैनात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को हुए नुकसान के बारे में सर्वेक्षण कराएगी और मुआवजे के बारे में उचित निर्णय लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। ये प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत किया, उस पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम मध्य वर्ग और गरीब वर्गों के लिए काम करते रहेंगे रेलवे में। देखिए, पहली बात तो रेलवे का पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया, और जहाँ तक गरीबों की बात है, गरीबों के लिए काम तो लालू जी ने किया है। जब रेल मंत्री थे, हर बजट में जो है किराया कम करते थे लालू जी। रेलवे को जो है मुनाफा जो है 90,000 करोड़ का दिलाया गया, और मुनाफा के बावजूद भी आप देखिएगा कई प्रकार के जो ट्रेन जो गरीब एसी में सफ़र नहीं कर पाता था, उनके लिए गरीब रथ जैसा ट्रेन जो है लालू जी ने चलाने का काम किया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी एसी में सफ़र कर सके। तो लालू जी ने जो काम किया। लेकिन आजकल तो प्रधानमंत्री जी ने रेलवे की ऐसी स्थिति कर दी है कि ट्रेन समय पे चले ना चले, लेकिन एक्सीडेंट ट्रेन का समय पे ज़रूर होता है। कितनी घटनाएं हुई हैं ट्रेन पर। रेल हादसे को लेकर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि एक खास तबका है जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, पुल भी उखाड़ रहे हैं, है ना, ट्रेनों का एक्सीडेंट करा दे रहे हैं, सब कुछ करा दे रहे हैं, तो लोग बैठा क्या जा सकता है? पकड़े कौन है चोर, कौन है दोषी, क्या ये पकड़ना? खाली बयानबाजी करने से। अशोक चौधरी जो बिहार उन्होंने कहा है कि भूमिहार समाज ने वोट नहीं दिया, इसलिए वहाँ पर हारे उनके साथ। आप एक बात समझ लीजिए, जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं, एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है। लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते हैं कि भाई भूमिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पर ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। चर्चा तो इस पर होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जब चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो है तिरस्कार कर। इसी तरीके का जो सीतामढ़ी से जो एमपी हैं, उन्होंने भी यादव मुसलमानों के प्रति जो है कितनी घृणा और कुशवाहा भाइयों के प्रति कितनी घृणा भरी जो है वक्तव्य दिया था। इसी तरह के लोग हैं ये लोग, सिर्फ सत्ता में भोग लगाना जानते हैं।
इनको क्या लेना देना, कोई समाज आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं लिखा, नौकरी मिली नहीं मिली, इससे नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। लोग जात पात की राजनीति करके भीष्म ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहाँ बुनियाद का गांव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा बुनियाद का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रबंदी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रबंदी जी आपका उम्मीदवार, चार बार आपका उम्मीदवार बुनियाद से जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है, और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बीफ खाने के संदेह में एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गोरक्षा दल के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में शामिल 2 किशोरों को भी पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजदूर की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले साबिर मलिक के रूप में हुई है और ये घटना 27 अगस्त की है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के चरखी दादरी जिले में खाने के संदेह में 2 मजदूरों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी और इस मामले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले साबिर मलिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में आरोपी गोरक्षा ग्रुप के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि साबिर मलिक की हत्या 27 अगस्त को की गई थी। अधिकारी ने बताया कि गोरक्षा दल के आरोपी सदस्यों ने मजदूर के बीफ खाने के संदेह में उसे बुरी तरीके से पीटा था और जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और आरोपी अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल ने पीड़ित साबिर मलिक को खाली प्लास्टिक की बोतलें बेचने के बहाने से एक दुकान पर बुलाया और बाद में उसकी बुरी तरीके से जमकर पिटाई कर दी। उन्होंने कहा कि जब कुछ लोगों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो आरोपी साबिर मलिक को दूसरी जगह ले गए और उसे फिर से पीटा और उसकी मौत हो गई। इस मामले में सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य किशोरों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नहीं, देखिए, ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। तो